प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी रखी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जेडीयू की तरफ से शरद यादव ने आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। साथ ही टीएमसी, डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने हंगामा करते हुए कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के गायब होने का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी रखी। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा और लोकसभा राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित रहे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलों के ऊपर अपना बयान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा। लेकिन विपक्षी दल प्रधानमंत्री पर ये इल्जाम लगाते रहे कि प्रधानमंत्री देश को ये विश्वास दिलाने में नाकाम रहे कि गायब फाइलें सरकार किस तरीके से ढूंढ पाएगी। लिहाजा लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर संसद का समय बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि संसद की कार्यवाही की वजह से जो लाखों रुपया बर्बाद हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। मुंबई में बंद पड़े शक्ति मिल कंपाउंड में गैंग रेप मामले में 5 आरोपियों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इन 5 आरोपियों के खिलाफ एक और रेप का केस मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। मुंबई की रहने वाली एक महिला ने एनएन जोशी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि हाल ही में महालक्ष्मी इलाके में स्थित शक्ति मिल में एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 में से 3 आरोपियों ने उसके साथ भी इसी मिल में गैंगरेप किया था। पुलिस ने नई शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। इस महिला का कहना है कि सुनसान पड़ी शक्ति मिल में इन तीनों लोगों ने उसके साथ 31 जुलाई को गैंगरेप किया था। शक्ति मिल में ही 22 अगस्त को एक महिला पत्रकार अपने एक पुरुष सहयोगी के साथ किसी असाइनमेंट की खातिर तस्वीरें खींचने पहुंची थी, जहां आरोपियों ने उन्हें काबू में कर लिया और पुरुष सहयोगी को बेल्ट से बांधकर इन आरोपियों ने महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप किया था। गैंगरेप के बाद से महिला की हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं इन आरोपियों में से एक नाबालिग भी है। आशाराम की जमानत अर्जी पर जोधपुर कोर्ट में बहस पूरी नहीं हो पाई। 4 सितंबर सुबह 11 बजे फिर बहस होगी। मंगलवार की रात आशाराम को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने धर्मगुरु आशाराम को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था और अगर जमानत नहीं मिली तो आशाराम को 15 सितंबर तक जेल में रहना होगा। गौरतलब है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात में जोधपुर पुलिस ने आशाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया था। आशाराम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जोधपुर ले गई, जहां निचली अदालत ने एक दिन पुलिस रिमांड में भेजने के बाद सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। आशाराम पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। हालांकि आशाराम इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले आशाराम को लेकर एक और नया विवाद उठा है। इस बार विवाद है आशाराम के आध्यात्मिक गुरु को लेकर। यौन उत्पीड़न के आरोपी आशाराम के गुरु को लेकर एक नए विवाद ने जन्म लिया है। आशाराम स्वामी लीलाशाह महाराज को अपना आध्यात्मिक गुरु बताते रहे, मगर इस बात का अब स्वामी लीलाशाह महाराज के करीबी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि स्वामी लीलाशाह महाराज ने आशाराम को कभी शिष्य माना ही नहीं। यह विवाद उठा है नैनीताल में स्थित स्वामी लीलाशाह महाराज आश्रम से। 1940 में स्वामी लीलाशाह महाराज ने इस स्थान पर तप कर परम ज्ञान की प्राप्ति की थी। यही कारण है कि यह स्वामी लीलाशाह महाराज का भव्य आश्रम बनाया गया है। 60 के दशक में स्वामी लीलाशाह महाराज की ख्याति से प्रेरित होकर आशाराम भी इसी आश्रम में स्वामी जी से शिक्षा दीक्षा लेने पहुंचे थे, मगर जल्द ही स्वामी लीलाशाह को आशाराम का असल चरित्र पता चल गया और महाराज ने तत्काल आशाराम को आश्रम से चलता कर दिया। यह बात हम नहीं बल्कि स्वामी लीलाशाह महाराज के करीबी रहे और आशाराम को कई बार आश्रम में देख चुके चंद्र सिंह फर्त्याल कह रहे हैं। स्वामी लीलाशाह के करीबियों का यह भी कहना है कि वर्षों पहले स्वामी ने आशाराम के जिस आचरण को लेकर उंगली उठाई थी, आज वह आचरण पूरे देश के सामने आ चुका है। आसाराम के बाद आसाराम समर्थकों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आसाराम समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला बरेली का है। रविवार को मौन शांति मार्च के दौरान गुंडई करते हुए काले झंडे दिखाने वाले छात्रों को दौड़ा कर पीटने के मामले में आसाराम समर्थकों पर शिकंजा कस गया है। इस सिलसिले में मार्च का आयोजन करने वाले श्री योग वेदांत सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सक्सेना समेत 500 लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने समिति के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई ऑटो यूनियन की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। इस हड़ताल की वजह से पब्लिक को काफी परेशान होना पड़ा। पब्लिक को परेशानी से बचाने के लिए
किए गए जिला प्रशासन और आरटीओ विभाग का इंतजाम नाकाफी रहा। लगाई गई अतिरिक्त बसें भी लोगों को राहत नहीं दे सकी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ऑटो चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी बेनतीजा रही। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई हड़ताल के दूसरे दिन भी आम लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। हालांकि पहले दिन की हड़ताल से मची अफरा तफरी से सबक लेते हुए प्रशासन और आरटीओ विभाग की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया। अन्य रूट से हटाकर करीब 60 बसें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगाई गयी, लेकिन फिर भी ज्यादातर पब्लिक परेशान नजर आई। इस हड़ताल का फायदा उठाते हुए रिक्शा और प्राइवेट बस संचालकों ने मनमाना किराया भी वसूला। ऑटो चालक यूनियन ने आरोप लगाया है कि इस हड़ताल को खत्म करने के लिए आरटीओ और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। ऑटो चालक यूनियन ने अब चेतावनी दी है कि वो आरटीओ का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने दिल्ली मुबारकपुर जाने से रोक दिया। दरअसल वाजपेयी दिल्ली मुबारकपुर गांव में पीड़िता का हाल जानने जा रहे थे। आपको बता दें कि 31 अगस्त की रात पीपलपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली मुबारकपुर में बसपा नेता रामसुख भारती को गोली मारे जाने के बाद दबंगों ने एक दलित के घर को जला दिया था, जिसके बाद जिले और प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी आजमगढ़ से सुल्तानपुर के टाटिया नगर पहुंचे, जहां से वो भी दिल्ली मुबारकपुर जाना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। रोके जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उत्तराखंड इस वक्त आपदा का दंश झेल रहा है और ऐसे में देश के कोने कोने से उत्तराखंड में राहत सामग्री भेजी जा रही है। लेकिन समाचार प्लस की टीम आपको बताएगी कि किस कदर देहरादून में राहत सामग्री बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित स्पोर्ट्स कॉलेज में किस तरीके से प्रतिबंधित वस्तुएं भी पहुंच रही हैं। आपदा के दौरान प्रदेश में देश के कोने कोने से राहत सामग्री भेजी गई थी। इसके लिए देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आपदा राहत सामग्री का भंडारण केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तराखंड का एकमात्र स्पोर्ट्स कॉलेज है, जहां से पूरे प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। लेकिन समाचार प्लस की टीम ने जब स्पोर्ट्स कॉलेज का मुआयना किया तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई दी। राहत सामग्री काफी बड़े पैमाने पर बर्बाद हो रही है। इतना ही नहीं, कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के पास से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पाई गई है। छात्रों के छात्रावास में मैगी, बिस्किट, मिनरल वाटर, नहाने और कपड़े धोने के साबुन और महंगे कंबल भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, और भी कई तरीके की महत्वपूर्ण राहत सामग्री भी छात्रों के कमरों से पहुंची है। छात्रावास के कमरों के पीछे बड़े पैमाने पर राहत सामग्री के कई पैकेट भी मिले हैं। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स कॉलेज में छात्रों के लिए मैगी प्रतिबंधित है और अब सवाल पूछने पर स्पोर्ट्स कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य भी बोलने को तैयार नहीं है। आपदाग्रस्त उत्तराखंड के विकास के लिए नौकरशाही रोज नए नए दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अगर इसी तरीके से देश के कोने कोने से भेजा गया राहत सामग्री का सामान इस तरीके से बर्बाद हुआ तो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के लिए क्या भेजा जाएगा और किस तरीके से उनके विकास की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में 2.5 महीने पहले आई दैवीय आपदा से जान और माल का तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ इसने पलायन का एक नया फॉर्मेट बना दिया है। दरअसल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग दहशत के चलते पलायन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि ये गंभीर मामला है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। पलायन और उत्तराखंड का पुराना नाता रहा है। सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से लोग मैदान का रुख करते रहे हैं, लेकिन हालिया आपदा के बाद उत्तराखंड में पलायन की एक नई प्रवृत्ति सामने आई है। दरअसल आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग खौफ के चलते पलायन कर रहे हैं। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि तमाम गांवों का संपर्क कटा हुआ है और सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में लोग पलायन कर रहे हैं। अगर ये स्थिति जारी रही तो सीमांत क्षेत्रों में सामरिक खतरे पैदा हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। वजह ये कि 3 जिलों की सीमाएं चीन से सटी हुई हैं, इसलिए राज्य सरकार को इस पलायन को रोकने पर गंभीर होना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है। उनका दावा है कि हर संभव सहायता लोगों को दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां तो सीमाओं पर रक्षा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ सही मायनों में यहाँ रहने वाले लोग सीमाओं के रखवाले हैं। लेकिन आपदा के बाद लोगों का पलायन करना एक गंभीर बात है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो उनको भरोसा दिलाए कि वो हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है, क्योंकि सवाल सामरिक महत्व का भी है।
प्रदेश में आपदा को लेकर लापता हुए लोगों के लिए डेथ सर्टिफिकेट अब जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा भेजी गई गाइडलाइन के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। वहीं शासनादेश भी इसका जारी कर दिया गया है। 16 जून को प्रदेश में आई आपदा ने कई जिंदगियों को काल के गाल में समा दिया है। उनके मरने के बाद उनके परिजन पहले उनको ढूंढने के लिए भटकते रहे, वहीं 2.5 महीने तक अब अपनों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ रहा था। ऐसे में राज्य सरकार ने अब जाकर इन लोगों को राहत देने का फैसला किया है। जी हां, केंद्र के निर्देशों के बाद प्रदेश में आपदा में लापता हुए लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सुनामी में लापता लोगों के लिए जारी प्रमाण पत्र के तर्ज पर आपदा में लापता 5000 से अधिक लोगों को मृत मानते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। न्याय विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव पर केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल से राय ली गई थी, जिनके निर्देश पर इसे जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार उन्हीं लोगों को मृत प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसका नाम लापता सूची में शामिल है। प्रमाण पत्र लेने के लिए लापता लोगों के परिजनों को कई दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के चीफ रजिस्ट्रार अन्य राज्यों के लापता लोगों को मृत पंजीकृत के लिए दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में एक सब रजिस्ट्रार तैनात करेंगे। सब रजिस्ट्रार आपदा में अन्य राज्यों के लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित स्थानीय आयुक्तों से दस्तावेज हासिल कर उनकी प्रामाणिकता जांचने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अनुसार इससे आपदा प्रभावित लोगों को सहूलियत मिलेगी और उन्हें उनके वाजिब मुआवजे मिल सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार अन्य राज्यों के जो आपदा पीड़ित उनके मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, उनके मुख्य सचिव को मुआवजे की राशि भेज दी गई है, जो जांच के बाद वहां मुआवजा बांटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार इस प्रक्रिया को 15 सितंबर तक पूरा कर देगी। हरिद्वार नगर निगम प्रांगण में विपक्षी पार्षद एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना था कि नगर निगम भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है। विपक्षी पार्षदों ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन पर आर्थिक संकट आ गया है। साथ ही कहा कि जल्द ही संविदा कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। साथ ही नगर निगम की भूमि चिन्हित कर लीज समाप्त हो चुकी जमीन को कब्जे में लिया जाए, नगर निगम की आय बढ़ाई जाए। पार्षदों ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो वे सभी कर्मी अनशन या आमरण अनशन तक करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम नहीं बना था उस समय अधिकारी आम जनता की भी सुनते थे, कर्मचारी काम भी करते थे, लेकिन जब से नगर निगम बना है वे स्वतंत्र समझ रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्षदों का ये भी कहना था कि हमारी मांगे अगर जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो आमरण अनशन भी करेंगे। लखनऊ में आशिक मिजाज थानेदार की काली करतूत सामने आई है। थानेदार ने उसी थाने में तैनात महिला सिपाही के हाथों पर लिख दिया आई लव यू। महिला सिपाही ने वुमन पावर लाइन में शिकायत की है, जिसके बाद से पुलिस के आलाधिकारी अपने ही मातहत पर लगे आरोपों की जांच में जुट गए हैं। यूपी में महिलाओं से होने वाली छेड़छाड़ के लिए बनाई गई पावर लाइन यानी 1090 पर हुई एक शिकायत ने पुलिस महकमे की पोल खोल दी है। इस शिकायत में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल शिकायत करने वाली युवती एक महिला कांस्टेबल है और जिस थाने में वो तैनात है उसी के थानेदार पर छेड़छाड़ जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि थानेदार ने महिला कांस्टेबल के हाथ पर प्यार का इजहार करने वाले 3 शब्द यानी आई लव यू लिख दिए। महिला कांस्टेबल ने मामले की शिकायत सीओ से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो थक हार कर उसे वुमन पावर लाइन का सहारा लेना पड़ा है। वहीं 1090 पर शिकायत के बाद से डीआईजी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, दरोगा की काली करतूत से एक बार फिर से खाकी पर दाग लग गया है। दाग ही नहीं बल्कि इस पूरे वाकये से महकमा शर्मसार भी हुआ है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों के बयानों से लगता नहीं है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो पाएगी। यूपी पुलिस एक और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कहती है, लेकिन जब पुलिस के जवान ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर जमकर हंगामा करें तो यूपी पुलिस के दावों पर सवाल उठना वाजिब होगा। ये साहब पुलिसकर्मी हैं, इनकी तैनाती हाथरस में है, लेकिन आज इन पर शराब का नशा हावी है।
नशे में इस कदर धुत हैं कि सब कुछ भूलकर खुद को दबंग समझ बैठे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं कि इसके लिए वर्दी क्या है। दरअसल मुल्सान के बड़े चौराहे पर लोगों ने देवी के जागरण का आयोजन किया था, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी को तैनात किया गया था। लेकिन पुलिस के इस जवान ने शराब इतनी पी कि ये जनता की सुरक्षा क्या करेगा। बहरहाल इस पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में जमकर बवाल काटा और तो और इस जवान ने अपनी वर्दी भी उतारकर सड़क पर फेंक दी। उत्तर प्रदेश में बदमाश बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से जनता त्राहिमाम करने को मजबूर हो गई है। ये आम लोगों को तो अपना निशाना बनाते ही हैं, साथ ही अब ये पुलिस के जवानों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताजा मामला बागपत के बड़ौद कोतवाली में सामने आया है। यहाँ के बावली रेलवे स्टेशन पर सिपाही किशन पाल को बेखौफ बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। किशन पाल गाजियाबाद में एसपी सिटी कार्यालय में तैनात था और एक दिन की छुट्टी पर घर आया था। छुट्टी खत्म कर वो वापस